हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का टीजीटी पीजीटी की न्यू अध्यक्ष मिल चुकी हैं, यानी कि उनको तीनों महिलाएं हैं जो टीजीटी पीजीटी की अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब कुछ चुनी गई हैं, वो तीनों महिलाएं हैं। तो जानते हो 3 देवियाँ हैं। 3 देवियाँ ऐसी होती हैं कि मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई भर्ती अच्छे से भर्ती करवा के ही रहेंगी। तो आप लोग बिल्कुल बैठिएगा नहीं, आप लोग लगातार लगे रहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कब ये भर्ती करवा ले कोई पता नहीं है। तो 2 महीने के अंदर दिया गया है कि 2 महीने के अंदर आप लोगों को पेपर करवाने का बिल्कुल भी पूरा निर्णय हो चुका है कि पेपर करवाना ही करवाना है इसका, टीजीटी पीजीटी की भर्तियां। और जानते हो कि 27,000 कुछ है भर्तियां। तो आप लोगों का भी कुछ पुरानी भर्तियों में ही ऐड होकर आ रहा है। 25,000 जो पहले आई हुई थी उसी में ऐड होकर आ रहा है कि 27,000 कुछ भर्तियां हैं। 27,713 भर्तियां हैं आपकी जो निकाली गई हैं आज के लेटेस्ट में, कि परसों में जो दिखा रहा है क्या है निकाली गई हैं। तो उसी में ऐड करके आएंगे जो भी होता है। लेकिन आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, कंटिन्यू मेरे साथ लगे रहिएगा और आप लोगों को बिल्कुल प्रश्न और उत्तर ही बिल्कुल दिया करेंगे, कोई फालतू की इधर उधर की बातें नहीं होंगी। तो चलिए, आज हमारा तथ्य क्या होगा कि उपन्यास स्पेशल तथ्य होगा। जो उपन्यास से प्रश्न बनते हैं तो बिल्कुल यहीं से बनते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट से, और हम लोग फटाफट से पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। सिर्फ पूरा थ्योरी पढ़ाने का भी टाइम नहीं बचा है। केवल प्रैक्टिस ही बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना ही आप लोगों के लिए लाभदायक होगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। उपन्यास स्पेशल तथ्य, तो हेडिंग डाल लीजिएगा और पहला पॉइंट ही लिख लीजिए। रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्रीय विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमिका में आए बदलाव का चित्रण किया है? रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्रीय विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो किस में किया है? मुर्दों का टीला में किया है। मुर्दों का टीले में किया है। अगला प्रश्न है, किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं? तो किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे हैं? तो किसने लिखा है? वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये, फटाफट से नोट करते रहिएगा। अगला है राही माजूम रजाकृत। राही माजूम रजाकृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? तो किसका है? राही माजूम रजाकृत, यानी कि राही माजूम रजा का द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास है देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? तो कटरा बी आरजू। कौन सा है? कटरा बी आरजू है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है पत्राचार। क्या कह रहा है? पत्राचार में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? तो पत्राचार में हिंदी का लिखा गया कौन सा पहला उपन्यास है? चंद हसीनों के खतूत। कौन सा होगा? चंद हसीनों के खतूत है। अगला प्रश्न है, नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास कौन सा है? तो कौन सा है? अब तक है। कौन सा उपन्यास माना जाता है? तो अब तक का माना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नोट करिएगा। कब तक पुकारूं, ये नटों की जिंदगी का उजागर करने वाला रांगे राघव का आंचलिक उपन्यास है। कब तक पुकारूं। तो आगे बढ़िए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, किसने? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को। भारतेंदु की कौन सी उपन्यास है? पूर्ण प्रकाश है और चंद्र प्रभा को क्या हिंदी का पहला उपन्यास माना है। अगला है राही माजूम रजा
राही मासूम रजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो राही मासूम रजा के द्वारा लिखा गया उपन्यास आधा गांव क्या है? गाजीपुर के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो गंगोली गांव के। किस गांव के है? तो गंगोली गांव की कथा है। अगला है अनाम दास का फोथा। अनाम दास का फोथा उपनिषद। अनाम दास का फोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? तो अनाम दास का फोथा छांदोग्य उपनिषद पर आधारित यह उपन्यास है क्या? अनाम दास का फोथा। अगला है भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया तमस उपन्यास है। कौन सा है तमस उपन्यास? विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास है क्या? भीष्म कृत तमस। कौन सा उपन्यास है? तमस है। तो अगला है जालपा और रतन प्रेमचंद की कौन सी रचना के उपन्यास के पात्र हैं? यानी कह रहा है जालपा और रतन प्रेमचंद के कौन सी उपन्यास के पात्र हैं? तो गबन के हैं। किसके? गबन के माने जाते हैं। किसके हैं? गबन के हैं। नोट करिएगा इसको भी। अगला प्रश्न व्याकरण का है। व्याकरण का शुद्ध रूप पूछ रहा है। तो व्याकरण का प्रश्न क्या है? चारु। चारु शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा कौन सी है? तो चारु शब्द का शुद्ध व भावात्मक संज्ञा है क्या? चारुता है। क्या है? चारुता है। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आती है। किसकी बोली के अंतर्गत आती है? तो हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली आती है। किस बोली में? पूर्वी हिंदी के बोली में आती है। किस बोली में आती है? तो पूर्वी हिंदी की बोली में आती है। अगला घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? घनिष्ठतर है। क्या है? घनिष्ठतर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया है? तो निम्नलिखित में से यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था पर सीधा आंसर आ गया है। तो उपन्यास पूछ रहा है कि किसके द्वारा लिखा गया? जैनेन्द्र के द्वारा लिखा गया कौन सा उपन्यास है? तो परख उपन्यास है। कौन सा है? परख उपन्यास है। अगला है कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। कामायनी है किसका? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है। कौन सी? कामायनी, जो एक महाकाव्य है। अगला है गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो बिहारी लाल जी ने किया है। किसमें? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी लाल जी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं किसी भारतीय भाषा में रचित इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना कौन सा है? तो किसी भारतीय भाषा में रचित यानी भारतीय भाषा में लिखी गई रचना इस्लाम धर्मावलंबी कवि की प्रथम रचना माना जाता है। तो संदेश रासक है। संदेश रासक है किसका? अब्दुल रहमान का है। किसका माना जाता है? तो अब्दुल रहमान का माना जाता है। अगला है औहट्ट का प्रथम प्रयोग विद्यापति ने कीर्तिलता में किया है। किसमें किया है औहट्ट का प्रथम प्रयोग? तो कीर्तिलता में किया है। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार विद्यापति हैं। किसमें? हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार कौन है? तो विद्यापति को माना जाता है। किसे माना जाएगा? विद्यापति को माना जाएगा। अगला है हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने किया था? तो पहेलियों और मुकरियों के जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाएगा? अमीर खुसरो को माना जाता है। किसके जनक? तो पहेलियों और मुकरियों के जनक। जैसे खड़ी बोली के जनक भी किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे? अमीर खुसरो को माना जाएगा। अगला है भक्ति के प्रवर्तक हैं। भक्ति काल के प्रवर्तक किसे माना जाएगा? तो भक्ति काल के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। कौन होंगे? रामानुजाचार्य हैं भक्ति काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला है हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? असायत हैं।
किसे माना जाता है? तो असायत को माना जाता है। अगला प्रश्न है सूफी प्रेमाख्यान, कौन सी? सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य हंसावली असायत है। कौन सा? सूफी का प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य क्या है? हंसावली असायत है। अगला है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। किसकी रचना है? तो चंद्रबरदाई की रचना है। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। अगला हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है कौन सा? पद्मावत है। किसे माना जाएगा? पद्मावत को माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी की आदि कवयित्री किसे कहा जाता है? तो हिंदी की आदि कवयित्री यानी कि पहले पुरानी कवयित्री किसे कहा जाएगा? मीराबाई को कहा जाएगा। अगर अभी की पूछता है तो किसे कहा जाएगा? महादेवी वर्मा को कहा जाएगा। किसे? महादेवी वर्मा को कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य सूरसागर है। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरदास की रचना है। कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूरसागर। सूरसागर के रचनाकार कौन होंगे? सूरदास जी। ये रहे आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।